नमस्कार। दिन भर की खबरों के साथ प्रतिदिन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुष्मिता चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में होगी। पंचबाण से मुक्त ये मुहूर्त भारत के लिए संजीवनी का काम करेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारत के विश्व गुरु बनने की राह को प्रशस्त करेगी। ग्रहों की अनुकूलता प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को संपूर्ण भारत के लिए कल्याणकारी बना रहा है। यह मुहूर्त देश के साथ ही इस प्राण प्रतिष्ठा के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी लाभकारी है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से 5 मुहूर्त प्रस्तावित किए गए थे। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अंत में गिरवान वाग्व धीरदिनी सभा और काशी के विद्वानों पर अंतिम निर्णय छोड़ दिया। इसमें सबसे अधिक शुभ मुहूर्त 22 जनवरी का ही निर्धारित किया गया था। 22 जनवरी की यह तिथि 5 बाण यानी अग्निबाण, मृत्युबाण, चोरबाण, नृपबाण और रोगबाण से पूरी तरह से मुक्त है। इसके कारण यह देश के लिए संजीवनी योग का निर्माण कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और राम मंदिर के शिलान्यास का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने बताया कि मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति स्थापना के लिए अति सूक्ष्म मुहूर्त है। ये दोपहर में 12:29:08 से 12:30:32 तक 84 सेकंड का है। सेंगोल के बारे में आज की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसको पहली बार पता चला जब हमारे नए संसद के भवन का उद्घाटन हुआ और उस दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी स्थापना की वहाँ पे। तब आज की युवा पीढ़ी को सेंगोल के बारे में पता चला। इससे पहले आज की जो जनरेशन है उसको सेंगोल का शायद नाम भी उसको पता नहीं था। जब नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर उस सेंगोल की पूजा हुई और सबके सामने वह सेंगोल आया तो एक चर्चा छिड़ी कि आखिर यह सेंगोल है क्या, कहाँ से आया है, इसकी परंपरा क्या है। तब बहुत सारी चीज़ें खंगालनी शुरू हुई। इतिहास के पन्नों को हम लोगों ने पलटना शुरू किया और जब आप इतिहास में जाते हैं तो जो लेटेस्ट हमको मिलता है वो चोल डायनेस्टी के समय से इसका उल्लेख हमको मिलता है। लगभग 11वीं सेंचुरी एडी की शुरुआत से जब चोल साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन चोल साम्राज्य के समय से ही यह सेंगोल हमारे सामने नहीं है, उससे पहले भी राजदंड और धर्मदंड के स्वरूप में यह महाभारत और रामायण काल में भी इसकी चर्चा हमको विभिन्न प्रसंगों में मिलती है। इवन महाभारत के शांति पर्व में भी जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है तो वहाँ भी हमें राजदंड का उल्लेख मिलता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शनिवार को एक नया समन भेजा है। उन्हें रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा करने की मांग वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। तेजस्वी यादव ने अदालत से अगले साल 6 से 18 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर और उनके पिता आरजेडी प्रमुख लालू यादव को 27 दिसंबर को एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि 22 दिसंबर के समन को तेजस्वी ने नजरअंदाज कर दिया और एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। गौरतलब है कि अक्टूबर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में चारों को जमानत दे दी थी। एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर शनिवार को अपने पहले एयरबस A350-900 की डिलीवरी ले ली है। इसके साथ ही टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने इस तरह के विमान का संचालन करने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी बनकर इतिहास रचा है। एयरलाइन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत की अग्रणी वैश्विक एयरलाइन एयर इंडिया ने आज VTJRA पंजीकृत 20 एयरबस A350-900 विमानों में से पहले विमान का स्वागत किया। विमान फ्रांस के टुलूज स्थित एयरबस केंद्र से शनिवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1:46 पर नई दिल्ली पहुंचा।
एयर इंडिया के प्रतिनिधियों ने विशेष कॉल साइन AI-350 का उपयोग करके संचालित इस डिलीवरी उड़ान का स्वागत किया। एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कैंपवेल विल्सन ने कहा कि यह पल एयर इंडिया में सभी के लिए एक यादगार दिन है। एयर इंडिया के CEO ने कहा कि A350 सिर्फ धातु और इंजन नहीं है, यह हमारी एयरलाइन के निरंतर परिवर्तन और नए बेंचमार्क स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता की दिशा में सभी एयर इंडिया कर्मचारियों के अथक प्रयासों का नतीजा है। ये कई मायनों में विश्व मंच पर भारतीय विमानन उद्योग के बदलाव का आगाज है। एक बार फिर से कोरोना का खतरा वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट JN.1 वेरिएंट के कारण चीन, सिंगापुर, भारत सहित कई देशों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना कई प्रकार से शारीरिक समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है, जिसको लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस बीच एक हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोरोना का संक्रमण स्वाद और गंध के बाद अब गले की आवाज भी छीनता दिख रहा है। अपने तरह के पहले मामले में कोविड-19 के कारण वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का मामला सामने आया है। अमेरिका में मैसाचुसेट्स आई और ईयर हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि कोरोना संक्रमण के कारण तंत्रिका तंत्र से संबंधित या न्यूरोपैथिक जटिलताएं भी हो सकती है। इसी के परिणाम स्वरूप वोकल कॉर्ड यानी आवाज की नली में लकवा होने का मामला सामने आया है। जर्नल पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित अध्ययन की रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने कोरोना के कारण होने वाली इस गंभीर समस्या को लेकर सावधान रहने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में IB सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। 22 और 23 दिसंबर की रात को 4 आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। अलर्ट सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि देख फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया है, जबकि 3 वापस भाग गए। तीनों आतंकी एक शव को घसीट कर ले गए। आतंकवादियों को एक शव को IB के पार घसीटते हुए देखा गया है। आपको बता दें कि पूंछ राजौरी सेक्टर में 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकवादी के सक्रिय होने का संदेह है। माना जा रहा है कि सेक्टर में फैले घने जंगल और प्राकृतिक गुफाओं को आतंकी अपना ठिकाना बना रहे हैं। भारत ने 2020 में चीन के साथ बिगड़े हालातों के बीच राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिटों को पूंछ सेक्टर से हटाकर लद्दाख में स्थानांतरित कर दिया था। सूत्रों ने कहा कि पूंछ और राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने की साजिश रची गई है, ताकि भारतीय सेना पर लद्दाख सेक्टर से सैनिकों को हटाने और इस क्षेत्र में बलों को फिर से तैनात करने के लिए दबाव बनाया जा सके। अरब महासागर में एक व्यापारिक जहाज पर ड्रोन हमले के बाद आग लगने की खबर सामने आई है। इसे लेकर भारतीय नौसेना भी अलर्ट हो गई है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि पोरबंदर तट से 217 समुद्री मील दूर अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो में ड्रोन हमले के कारण आग लगने की आशंका है। ये जहाज इजराइल का बताया जा रहा है। समाचार एजेंसियों के अनुसार एक व्यापारिक जहाज पर भारत के बेरबेल के पास ड्रोन द्वारा हमला किया गया। भारतीय रक्षा अधिकारियों के मुताबिक जहाज में कच्चा तेल है और यह सऊदी अरब के एक बंदरगाह से मंगलुरु की ओर आ रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग तो बुझ गई है, लेकिन इसका असर कामकाज पर पड़ा है। नौसेना के अधिकारियों ने यह भी बताया कि भारतीय नौसेना का व्यापारिक जहाज के साथ संपर्क हो गया है। उन्होंने बताया कि नौसेना की P-8I समुद्री निगरानी विमान ने गोवा में INS हंसा नौसैनिक हवाई अड्डे से उड़ान भरी और संकटग्रस्त जहाज MV केम प्लूटो के साथ संचार स्थापित किया। उन्होंने यह भी कहा कि नौसेना का युद्धपोत जहाज की ओर बढ़ रहा है और अगले कुछ घंटों में व्यापारी जहाज तक पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल फ्लाइट उतरी। सिविल एविएशन के अधिकारियों को लेकर विमान श्रीराम एयरपोर्ट पहुंचा। यहां पर ट्रायल फ्लाइट को लेकर एयरपोर्ट अधिकारियों में उत्साह देखने को मिला।
आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे और निर्माण कार्यों का जायजा लिए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या के श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल रन हुआ। ट्रायल रन के दौरान व्यवस्थाओं की जांच की गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों का दावा है कि ट्रायल फ्लाइट का रन सफल रहा है। दरअसल 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले तैयारी को पूरा कराया जा रहा है। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक शनिवार को वाराणसी पहुंचे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अखिलेश यादव के आमंत्रण पर सुब्रत पाठक ने मंदिर ट्रस्ट से आग्रह करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को आमंत्रण न भेजा जाए। इनकी राम में आस्था नहीं है, इनकी राजनीति में आस्था है। ऐसे लोग जब तक माफी नहीं मांगते, इनको मंदिर में ना घुसने दिया जाए। अगर ये मंदिर जाएंगे तो कार सेवकों की आत्मा को कष्ट होगा। ये लोग देश की आस्था को अपमानित करते थे। इंडिया गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी को जिताने के लिए जनता ने गठबंधन कर लिया है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम की जन्मस्थली पर बन रहे भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं पहुंच रहे हैं। ये अयोध्या के महत्व को दर्शाता है। अयोध्या का महत्व यह भी दर्शाता है कि जिस प्रकार से आज देश के वो तमाम सारे राजनीतिक दल जो कभी मंदिर ना बनने पावे, इसको लेकर तमाम सारे अड़ंगे लगवाते थे, मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक में अपने वकील खड़े करवाते थे, या लोग किस प्रकार से परिहास बनाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से चिढ़ाते थे, जो मंदिर का सार्वजनिक स्तर पर विरोध भी किया करते थे। यह भी कहते थे कुछ लोग कि वह मंदिर की आवश्यकता क्या है, वहाँ तो अस्पताल बना लेना चाहिए, मंदिर से क्या किसी को रोटी मिलती है। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने तो हद ही कर दी, जब वहाँ के ऊपर निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा दी। एक निर्मम हत्याकांड वहाँ के ऊपर जिस प्रकार से राम भक्तों का कराया गया समाजवादी पार्टी ने, उसको लेकर आज तक समाजवादी पार्टी ने माफ़ी नहीं मांगी है। माफ़ी मांगना तो दूर, बल्कि गर्व से कहा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्वाट टीम देहात और खानपुर पुलिस की संयुक्त टीम की खानपुर में बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान राशिद उर्फ राशिद बनिया के रूप में हुई। पुलिस ने राशिद के पास से एक तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद कर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। राशिद उर्फ राशिद बनिया पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जनपद बुलंदशहर में अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उस क्रम में आज थाना खानपुर को एक विशेष सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर खास की सूचना पे थाना खानपुर पुलिस तथा स्वाट देहात की जो टीम थी, वो सौजना झाया गेट के पास चेकिंग कर रही थी। एक संदिग्ध बाइक को जब रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने उसका पीछा किया जब उसका पीछा किया गया तो इस क्रम में वो गिर गया। पुलिस से गिरता देख उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इसके दाहिने पैर। जनपद बहराइच में आज देवी पाटन मंडल के सभी चारों जनपदों के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में देवी पाटन मंदिर के आयुक्त योगेश्वर राम मिश्रा और डीआईजी अमरेंद्र सिंह ने व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए चारों जनपदों के जिला अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ कई घंटे तक बैठक की। आयुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने बताया कि चारों जनपदों में मंडलीय बैठक की जा रही है। इस बैठक में पूरी बारीकी के साथ जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है और अधीनस्थ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। डेवलपमेंट के बारे में मैं बता दूं कि यह मंडल उत्तर प्रदेश के दूरस्थ और सीमांचल में है और हमारे मंडल के 3 जनपदों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय